हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो देखिएगा 3 तारीख चौथा महीना 2021 का है और ये ओरिजिनल पेपर ही उठाया गया है। ओरिजिनल पेपर का है 3 तारीख चौथा महीना 2021 में जो एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर चल रहा था उसी में से एक उठाया गया है ओरिजिनल पेपर। देखिएगा पहला प्रश्न में बोला गया है, पहले प्रश्न में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कंप्यूटर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, तो ALU होगा। ALU कंट्रोलर यूनिट एंड ALU। अगर हम ALU का बात करेंगे तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का। अगर हम कंप्यूटर का बात करेंगे तो कंप्यूटर का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक हो किए। ALU पूछेगा कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और CPU का पूछेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर इस क्वेश्चन का 2 नंबर का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोलर यूनिट एंड ALU, कंट्रोलर यूनिट ऑफ ALU। अगले प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया है। तो चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य का बात किया है, तो सूर्य का होगा तो सूर्य में संलयन होगा। क्या होगा, तो संलयन होगा। तो संलयन का बात करिएगा तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। अगर हम नाभिकीय संलयन का बात करिएगा तो नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है हाइड्रोजन बम। कौन करता है, तो हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। और ये एक अनियंत्रित है। क्या है, तो अनियंत्रित है। ये अनियंत्रित होता है। क्या होता है, तो अनियंत्रित होता है। पूछेगा तुमसे कि हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है, परमाणु विखंडन पर काम करता है या परमाणु संलयन पर। तो हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अगर इसी में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम के बाद परमाणु बम का, तो परमाणु बम भी है जो अनियंत्रित है। लेकिन परमाणु बम का बात करेगा तो परमाणु बम जो काम करता है वो परमाणु विखंडन पर करता है। किस पर करता है, नाभिकीय विखंडन पर। क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम काम करता है किस पे, तो नाभिकीय संलयन पर। अगर हाइड्रोजन बम का बात करेगा तो हाइड्रोजन बम का जो खोज किए थे एडवर्ड टेलर ने। किसने खोजा था, तो हाइड्रोजन बम का खोज किया था एडवर्ड टेलर ने। और वही अगर बोलेंगे कि परमाणु बम का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। किसको, तो परमाणु बम का। तो इसमें याद रखिएगा कि कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया गया था, तो इस तकनीकी का प्रयोग किया गया था नाभिकीय संलयन का। सूर्य के लिए किसका उपयोग किया गया था, तो नाभिकीय संलयन का उपयोग किया गया था। हम देखेंगे अगले प्रश्न में पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अगर बात करिएगा एमसीबी का, तो एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का। एमसीबी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जिस तरीका से फ्यूज का बात करिएगा कि फ्यूज जो लगाते हैं हम लोग, फ्यूज लगाते हैं, तो फ्यूज की तरह ही अब काम करता है कौन, तो एमसीबी काम करता है। कौन करता है, तो एमसीबी करता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर करता है। अगर हम फ्यूज का बात करेंगे तो फ्यूज में होता है प्रतिरोध उच्च होता है। पूछ लिया जाता है कि फ्यूज में क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है जो उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। अगर गलनांक का बात करेगा, गलनांक, तो गलनांक होता है जो क्या होता है, तो गलनांक होता है निम्न। गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। तो फ्यूज में पूछेगा कि बताइए कि फ्यूज में प्रतिरोध होता है उच्च और गलनांक होता है क्या होता है, तो निम्न होता है। ये बना होता है पीबी प्लस एसएन का, पीबी प्लस एसएन का मिश्रण से बना हुआ रहता है। पीबी प्लस एसएन, पीबी प्लस एसएन का मिश्रण रहता है। तो समझ गए होंगे कि एमसीबी किसकी तरह काम करेगा, तो एक तरह से फ्यूज का ही है जो काम करता है। अब एमसीबी, फ्यूज में उच्च प्रतिरोध और गलनांक निम्न होता है। अब फ्यूज के साथ ही एक और पूछ लिया जाता है, एक पूछता है नाइक्रोम, नाइक्रोम जैसे कि हीटर हो गया, क्या हो गया, तो हीटर। और एक पूछ लेता है ये टंगस्टन में, किसमें, तो टंगस्टन में। तो हीटर में होता है उच्च प्रतिरोध, हीटर में भी होता है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, और उच्च गलनांक इसमें होता है, उच्च गलनांक होता है। ये किस में होता है, तो हीटर में होता है। और हीटर में किसका उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसको, तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। उसी तरीक़ा से बल्ब में हम लोग यूज करते हैं, तो बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं, टंगस्टन। और टंगस्टन में होता है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा, एक टंगस्टन का पूछ लेता है और एक हीटर में नाइक्रोम का पूछ लेता है और साथ में फ्यूज का पूछता है। तो याद रखिएगा कि टंगस्टन में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। उसी तरीक़े से हीटर में उपयोग करता है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में भी उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। लेकिन फ्यूज में याद रखिएगा कि फ्यूज में उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा कि अगले प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग का बात करिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग का कहाँ स्थित है, मतलब हेडक्वार्टर जुडिशियल ऑर्गन है जो कहाँ से स्थित है। तो इसका जो न्यायिक अंग का हेडक्वार्टर का अगर बात करिएगा, तो न्यायिक अंग का हेडक्वार्टर होता है हेग में। कहाँ है, तो हेग में है। अगर हम यूएन का बात करिएगा, तो यूएन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसमें भाषा का जो जिक्र किया गया था, तो भाषा कितना था, तो भाषा इसमें 6 था। भाषा कितना था, 6। और इसमें सदस्य का बात करिएगा तो सदस्य, अस्थाई सदस्य कितना था, तो अस्थाई सदस्य 5 था, जिसमें बोले थे यूके था, यूएस था, यूएस के साथ रूस था, और रूस के साथ चाइना, और चाइना, और लास्ट में कौन था, फ्रांस। कौन था, तो फ्रांस था। तो यूके, यूएस, रसिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 हो गया। अगर हम बात करते हैं इसका अस्थाई सदस्य का, अस्थाई सदस्य का, तो अस्थाई सदस्य इसमें 10 हैं और जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 ईयर्स का होता है। इसमें यूएन में वीटो पावर होता है, जो अस्थाई सदस्य के पास ही वीटो पावर रहता है। अगर इसी में हम बात करेंगे तो इसका यूएन का 6 अंग होते हैं। यूएन में कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। यूएन में 6 अंग होते हैं, यूएन में 6 अंग होते हैं। यही 6 अंग में एक न्यायिक अंग आता है, यही 6 अंग में एक न्यायिक अंग आता है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग में है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग में है। इसी तरीक़े से आप जिनेवा का हम बात करते हैं, तो जिनेवा में आपको पता है कि जिनेवा में WHO का भी हेडक्वार्टर है और साथ साथ में WTO का भी हेडक्वार्टर है। WHO और WTO का गठन हम बताए थे कि 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। और WTO को हुआ था 1 जनवरी
1 जनवरी 1995 को गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ? तो जिनेवा में है। अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क का, तो न्यूयॉर्क को पता होगा कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। हम देखेंगे, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में शामिल, प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को भी साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई, मतलब संविधान में कितने भाषा है? तो 22 को है। कितने? तो 22 को। जिसमें बताइए कि साहित्य के द्वारा और 2 भाषा को किनको मान्यता मिला है? तो 2 भाषा कौन कौन है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी है। राजस्थानी और अंग्रेजी को भी मान्यता मिला है। बोला है भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को भी साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है राजस्थानी और कौन सा है? तो अंग्रेजी है। राजस्थानी और अंग्रेजी है। हम आपको बताते हैं कि अगर बात करता है कि भाषा का, तो मूल संविधान में जो भाषा था, मूल संविधान का अगर बात करिएगा तो मूल संविधान में जो भाषा था वो 14 था। मूल संविधान में कितना था? 14 था। लेकिन कुछ संशोधन केला के बाद 8 भाषा इसमें और ऐड किया गया है। और 8 भाषा में अगर हम बात करिएगा तो एक संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 जो हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा भाषा था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसी तरीक़े से एक और संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, इसमें नेपाली, मणिपुरी, नेपाली हुआ, नेपाली हुआ और मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और एक और संशोधन हुआ था 92 संविधान संशोधन 2003 में। इसमें जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों, हम एनालिसिस जो करवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कम से कम वो लिख लीजिएगा, जो सब VVI ही करवाया जा रहा है। इसमें बताया जाता है कि 8 भाषा कौन कौन सा जोड़ा गया था। तो ये 3 संशोधन हुआ था। एक 21वां संविधान संशोधन 1967 जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाली को जोड़ा गया था। अगर ट्रिक का बात करिएगा तो ट्रिक इसमें लगा दीजिएगा, बोर्ड मास लिखिएगा और बोर्ड मास पर बैठा लीजिएगा। बोर्ड मास पर बैठ जाता ही। उसी तरीक़ा से इस पर नमक लगा दीजिएगा, नमक पर बैठ जाता है कौन सा? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी का। अगर यही हम बात करते हैं कि भाषा कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो भाषा के बारे में भी देख लीजिएगा कि भाषा जो दिया गया है, वो भाषा अनुसूची का अगर बात करेगा तो टोटल अनुसूची जो है, वो अनुसूची की संख्या कितना है? अनुसूची की जो संख्या है, अनुसूची का अगर हम बात करेंगे तो अनुसूची की संख्या टोटल कितना है? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में बात करता है भाषा के जिक्र है। 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? तो भाषा का जिक्र किया गया है। तो हम बता दें कि ये जो आंसर होगा कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को भी साहित्य अकादमी में रखा गया है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी को रखा गया है। राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। चलिएगा अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, बोला गया है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बोला है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का बात कर रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन
राइट्स का बात कर रहा है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो हुआ था वो 24 दिसंबर 2003 को हुआ था। 24 दिसंबर 2003 का हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा। तो याद रखिएगा, यहाँ से जोड़ लीजिएगा, WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा हो गया, WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, तो जिनेवा हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो दिया हुआ है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, तो जिनेवा हो गया। तो इसी तरीक़ा से एक दूसरे को मतलब कि इंटरलिंक करके याद रखिएगा, वो ज़्यादा सुविधा होगा याद करने में। अब अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। जिसे इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो एक होता IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो IP एड्रेस होता है। और IP एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP एड्रेस क्या होता है, IP जो एड्रेस होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तो इसको पहचाना जाता है। तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहुंचाना जाता है, तो IP द्वारा। IP एक एड्रेस होता है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कहते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अगर कम्युनिस्ट का बात करिएगा तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। कौन थे, तो मानवेंद्र नाथ राय। इन्हीं को कहा जाता है MN रॉय। क्या बोला जाता है, तो MN रॉय कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो MN रॉय कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए और एक स्वामी विवेकानंद हो गए, तो एक एक करके हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1936 में। और 1936 में चल रहा था कहाँ, तो लखनऊ। कहाँ चल रहा था, तो लखनऊ। और इनको नेतृत्व किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे नेतृत्व। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में किए थे। उसी तरीक़ा से फिर एक 1937 का नेतृत्व जो चल रहा था फैजपुर में, ये चल रहा था फैजपुर का बात करिएगा तो फैजपुर में ये भी देख रहे थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू जी। कौन देख रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। अगर हम बात करते हैं 1937, एक सेकंड देखिएगा, यहाँ हम बात करते हैं कि 1936 का, तो ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और लखनऊ में हुआ था, ये कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। उसी तरीक़ा से 1937 में हुआ था, ये हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। और इसका नेतृत्व भी कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कर रहे थे। लेकिन 1938 में फिर हुआ, 1938 में। और 1938 में हुआ हरिपुरा में। कहाँ हुआ, तो हरिपुरा में हुआ। और इनका नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। और 1939 का भी, 1939 का अगर हम बात करते हैं तो 1939 में, 1939 का भी नेतृत्व कर रहे थे। जो ये हुआ था त्रिपुरी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो त्रिपुरी में हुआ था। और इनका नेतृत्व भी सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे। लेकिन यहाँ कुछ अति मतलब कि मुद्दे मतलब केरल में क्या हो गया कि मतभेद हो जाने के कारण, कांग्रेस के अति सदस्य में मतभेद हो जाने के कारण इस पद से 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं। और इस पद को छोड़कर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। 1939 में इस पद छोड़ने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापना कर देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। अब ये बताइए कि इस पद जो खाली हुआ, इस पद को भरपाई जो किए थे, इस पद पर जाके बैठे कौन थे, तो ये पद को संभाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन संभाले थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संभाले थे। तो यही हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ 1936 में लखनऊ अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 37 का बात करिएगा तो 37 भी फैजपुर में हुआ था। वो भी अधिवेशन कौन किए थे, जो अध्यक्षता किए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किए। और 1938 का बात करिएगा तो 1938 का बात करिएगा तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे। 1938 में कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र
बोस जी ने किए 1938 में। फिर 1939 में चुनाव हुआ, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए पटाभी सीतारमैया को हरा के। किनको? तो पटाभी सीतारमैया को हरा के फिर से ये अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के। लेकिन मतभेद हो जाने के कारण, सही से बातचीत मतलब नहीं चलने से कारण ये उस पद का इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा देने के बाद ये अपना एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक चलाए 1939 में ही। और उस पद जो खाली हुआ, उस पद को भरपाई कौन किए थे? तो उस पद को भरपाई किए थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी भरपाई किए थे। राजेंद्र प्रसाद जी भरपाई किए थे। ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगले पॉइंट में देखेंगे इस स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का अगर बात करिएगा तो स्वामी विवेकानंद ने चलाए थे रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन चलाए थे। और रामकृष्ण मिशन चलाते वक्त बेलूर मठ में बेलूर मठ का स्थापना किए थे। वेलूर मठ का स्थापना किए थे 1887 में। कब किए थे? तो 1887 में। और यही बेलूर मठ 1897 में रामकृष्ण मिशन का केंद्र बन गया। रामकृष्ण मिशन का केंद्र बन गया। समझ जाइएगा कि रामकृष्ण मिशन का केंद्र ही कब बना? तो ये केंद्र बन गया 1897 में। अगर इसी में बात करिएगा तो 1896 का अगर कहानी है तो 1896 में युगांतर सोसाइटी की स्थापना किए थे। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। युगांतर सोसाइटी युगांतर सोसाइटी की स्थापना कहाँ किए थे? तो न्यूयॉर्क में किए थे। न्यूयॉर्क में किए थे। कौन किए थे? तो विवेकानंद जी। तो 1996 में किए थे। 1896 में कहाँ किए थे? तो युगांतर सोसाइटी की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? तो न्यूयॉर्क में किए थे। और जस्ट वहाँ से वापस जब लौटे 1897 में, तो बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का केंद्र बना दिया गया। क्या बनाया गया? तो केंद्र बना दिया गया। आपको पता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन में शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ तो वहाँ भी 1893 में कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी वहाँ भाग लिए थे। कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। दोस्तों अगर इसमें कुछ सेशन अगर थोड़ा लेट भी चलता है, ज़्यादा टाइम अगर भी लगता है तो उसमें जाइएगा नहीं। इसमें जो सेशन जो जा रहा है, मानते हैं कि आधा घंटा की जगह पर अगर 40 या 45 मिनट चल जाता है तो ये 10 मिनट में हम थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा करवा दे रहे हैं, जिसके कारण टाइम खींचता है। तो इसको छोड़िएगा ना, जो भी पॉइंट लिखाते कम से कम बोल रहे हैं ना वो लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो फिर भी जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, कि यहाँ सारा पॉइंट लिखना थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से जो भी बोलूँगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उस सारा जो बोल रहा हूँ ना प्रीवियस पेपर का ही पार्ट जो पूछा है पेपर में। टेस्ट सीरीज जब करवाते हैं ना तो सारा क्वेश्चन जो है जो इसी तरीक़ा से रिपीट करते रहता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा राज्य, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। हम आपको समझाते हैं कि अनुसूची का बात किया है तो अनुसूची में ये बोल रहा है कि बताइए कि अनुसूची नंबर 6 में बोला गया पूर्वोत्तर राज्य। अनुसूची नंबर 6 में बोला गया पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। किसके बारे में? तो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बोला गया है। तो उसी में बोला कि बताइए कि 6 में पूर्वोत्तर राज्य जो दिया हुआ है तो इसमें कौन ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य में शामिल नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है। कौन कौन है? तो त्रिपुरा है, असम है और मिजोरम है। कौन कौन है? तो त्रिपुरा, असम और मिजोरम। त्रिपुरा, असम और मिजोरम है इसमें अनुसूची। ठीक है, कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अगर इसमें हम आपको बता देते कि कौन कौन है तो इस अनुसूची में 6ठी अनुसूची में जो है वो है असम। कौन है? तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया? तो मिजोरम हो गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा। अगर हम इसी अनुसूची का अगर हम बात करते हैं तो अनुसूची की संख्या आपको पता है कि अनुसूची होता है 12। कितना होता है? 12। जिसमें फर्स्ट वाला में दिया है वो कौन सा दिया है? तो फर्स्ट में दिया है संघ, दूसरा में दिया है किसका? तो वेतन के बारे में, और तीसरा में दिया है शपथ के बारे में। अगर चौथा का बात करिएगा तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है। और पाँचवा का बात करिएगा तो पाँचवा में जो दिया गया है SC ST के बारे में दिया गया है। SC और ST के बारे में दिया गया है। वही अगर छठा का बात करिएगा तो अभी जो हम पढ़ाए हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में दिया है।
पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। और अगर सतमा का बात करिएगा तो सतमा में शक्ति का विभाजन दिया है, जिसमें शक्ति का विभाजन भी 3 पार्ट में बटा, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें भी याद रखिएगा। 8वां में जो दिया गया है वो 8वां में दिया गया है भाषा। 8वां में क्या दिया गया है? भाषा दिया गया है। 9वां का बात करिएगा कि 9 में क्या दिया है, तो 9 में भूमि सुधार दिया है, भूमि सुधार दिया है। और 10 का बात करिएगा तो 10 में जो दिया है वो 10 में दिया है दल बदल। 10 में जो दिया गया है वो लिख लीजिएगा। 10 में दिया है दल बदल। और 11 में दिया है पंचायत, 11 में पंचायत। और 12 में दिया है नगर पालिका। क्या दिया है? तो नगर पालिका दिया है, नगर पालिका दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपना राय जरूर देते रहना, और सब्सक्राइब जरूर करिए, काहे कि जो भी वीडियो लाते रहें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि 1600 से 1700 इस अवधि की 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ और मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो थे किससे? तो पंजाब से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो पंजाब से संबंधित थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें यह पाया जाता है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल का, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी में। किसमें होता है? तो विटामिन सी में होता है, विटामिन सी में होता है। किसमें? विटामिन सी में। लैक्टिक अम्ल होता है दही में, सही है। और जेलिक अम्ल होता है पालक में, ये भी सही है। और एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल का सूत्र देखिएगा तो CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। अगर हम दही का बात करते हैं तो दूध से दही में बदलने का काम करता है, दूध से दही में बदलने का काम करता है, वो करता है रेनिन। कौन करता है? तो रेनिन करता है। तो याद रखिएगा कि दूध से दही में बदलने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है। लैक्टिक अम्ल में कौन सा पाया जाता है? तो दही पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया पालक का, एसिटिक अम्ल हो गया सिरका का, और अस्कॉर्बिक अम्ल हो गया कौन सा? तो अस्कॉर्बिक अम्ल हो गया विटामिन सी का। याद रखिएगा कि विटामिन सी में दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी है जो नहीं पाया जाता है। इसी प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रश्न में है कि ये बताइए कि इमली हो गया और अंगूर हो गया। इमली और अंगूर का अगर बात करिएगा तो इसमें होता है टार्टेरिक एसिड। कौन सा होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। कौन सा? तो टार्टेरिक एसिड होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि कौन सा युग्म क्षेत्रवास जो है, जो मतलब कि जो घास का मैदान है वो इसमें सुमेलित नहीं है। बोला है कौन सा युग्म क्षेत्र घास का मैदान सुमेलित नहीं है। तो हम बात करेंगे अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना प्रेरीज नहीं है, क्या है कि अर्जेंटीना में पड़ता है पंपास के घास मैदान। कौन सा पड़ता है? तो पंपास कौन हो गया? तो पंपास हो गया। तो पूछेगा कि बताइए कि अर्जेंटीना में कौन सा है? तो पंपास हो गया। प्रेरीज का बात करिएगा तो प्रेरीज पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा हो गया? प्रेरीज। अर्जेंटीना में कौन हो गया? तो पंपास। और ऑस्ट्रेलिया का बात करिएगा तो डॉन्स होता है। मध्य एशिया का बात करिएगा तो स्टेपी होता है। और दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका का बात करिएगा तो विल्ड होता है। अगर हम एक सीरीज में अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, अर्जेंटीना का बात किए थे तो अर्जेंटीना में होता है पंपास। क्या होता है? तो पंपास का घास मैदान होता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि डॉन्स दे दिया है। मध्य एशिया में स्टेपी होता है, ये भी दे दिया है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड होता है, ये भी दे दिया है। और एक होता है प्रेरीज, ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। किस में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका में कौन पड़ता है? तो प्रेरीज। क्या पड़ता है? तो प्रेरीज घास का मैदान कौन सा पड़ता है? तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि संघाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर संघाई त्यौहार का बात करते हैं तो संघाई त्यौहार है जो मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, संघाई त्यौहार। अगर खर्ची पूजा का पूछेगा कि खर्ची पूजा तो खर्ची पूजा जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कहाँ? तो त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में हो गया। हॉर्नबिल बोलेगा, हॉर्नबिल तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड हो गया, खर्ची पूजा त्रिपुरा हो गया, और मणिपुर में मनाया जाता है संघाई। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो संघाई त्यौहार मनाया जाता है।
अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि कौन सा जलडमरू मध्य, कौन सा जलडमरू मध्य जो है, जब कौन सा जलडमरू मध्य महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है। मतलब कि आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, तो जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। कौन जोड़ता है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। अगर पाक जल संधि का बात करेगा तो पाक है जो इंडिया, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया में भी कहाँ, तो देखिएगा तमिलनाडु का है, वहाँ से जोड़ता है तो इंडिया और श्रीलंका को। तो क्या पूछा था कि कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो बेरिंग जल संधि हो गया। और उसी तरीका से पाक जलडमरू पूछेगा तो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण हो गया कौन सा, तो खेती। असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा हो गया, तो खेती हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कि किस संशोधन ने पंचायत के वित्तीय अधिकार प्रदान किया और स्थानीय सरकार मजबूत किया। मतलब पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं वित्तीय अधिकार का, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको क्या दिया गया, तो वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया। अब ये बताइए वित्तीय अधिकार प्रदान जो किया गया था, ये वित्तीय अधिकार प्रदान का मांग किए थे, सिफारिश कौन किए थे, तो LVM सिंघवी समिति ने किया था। LVM ने सिंघवी समिति आया था कब, तो ये आया था 1986 में आकर सिफारिश किया कि संविधान में पंचायतों को भी वित्तीय अधिकार दिया जाए। और इसी को मान के LVM की समिति सिंघवी को मान के ही इनको 73वां संविधान संशोधन 1993 में संविधान में वित्तीय अधिकार दिया गया। अगर यही बात करते हैं तो 1957 में आए थे बलवंत राय मेहता, 1957 में बलवंत राय मेहता दिए थे, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता लेके आए थे त्रिस्तरीय पंचायत, और ये लेके आए थे 1957 में। उसी तरीका से फिर आए थे अशोक मेहता। कौन आए थे, तो अशोक मेहता आए थे। और अशोक मेहता जो आए थे ये आए थे 1977 में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 73वां संविधान संशोधन 1993। अगर 74वां का बात करेगा तो 74वां में था नगर पालिका को मान्यता मिला था, नगर पालिका को मिला था 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही, 1993 के द्वारा। और इसमें बात करते हैं नगर पालिका में विषय कितना है, तो 18 विषय है। जबकि पंचायती में बोलेगा तो पंचायती में कितना विषय है, तो इसमें जो विषयों की संख्या है, इसमें अगर हम बात करेंगे विषयों की संख्या, तो लिख लीजिएगा विषयों की संख्या इसमें है, इसमें विषय दिया है, तो इसमें विषय दिया पंचायतों में 29 विषय दिया है। और नगर पालिका में कितना दिया था, तो नगर पालिका में दिया था 18 विषय दिया था। हम अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस पे है, तो ये पड़ता है पेरियार नदी पर। कहाँ पड़ता है, तो केरला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो केरला में पड़ता है, पेरियार नदी पर। अगर ताप्ती का बात करिएगा किसका, तो ताप्ती पर पड़ता है उकाई बांध। कौन सा बांध, तो उकाई बनता है। और उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना पड़ता है किस पे, तो ताप्ती पे। और ये पड़ता है कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ, तो गुजरात में उकाई परियोजना है। कहाँ, तो गुजरात में है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया कि सरकारियां आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी। तो 1983 में जो प्रयोजन किया गया था वो किया था राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की जांच करने के लिए एक परिवर्तन सुझाव देने के लिए आया था। कौन सा, तो सरकारियां आयोग। बोलता है सरकारियां आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी, तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने के लिए परिवर्तन के सुझाव देने के लिए आया था। कौन सा, तो सरकारिया आयोग 1983 में, सरकारिया आयोग 1983 में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि युवा बंगाल आंदोलन का अगर बात करिएगा तो युवा बंगाल आंदोलन
किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डेरिजियो ने। कहाँ से? तो कोलकाता से किया था। कोलकाता से किया था। और कब किए थे? तो 1826 में किए थे। 1826 में युवा बंगाल आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से? तो 1826 में हुआ था कोलकाता से। कौन किए थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने किए थे। कौन किए थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने किए थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया कि मलाला यूसुफजई, मलाला का अगर बात करिएगा तो मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड जो लिखा था वो मलाला यूसुफजई ने लिखा था। मलाला ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वी आर डिस्प्ले लिखी थी। कौन सा? तो वी आर डिस्प्ले लिखी थी। डिस्प्लेस्ड लिखी थी। वी आर डिस्प्लेस्ड लिखी थी किसने? तो वी आर मलाला यूसुफजई इनका नाम है, जो वी आर डिस्प्ले लड़कियों पर ये पुस्तक लिखा गया था। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न में देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो अगर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? तो WC बनर्जी ने 1885 में किए थे। 1885 में किए थे। और उस समय वहाँ के जो संस्थापक थे वो थे A.O. होम। संस्थापक अगर बात करिएगा कि संस्थापक कौन थे, तो A.O. होम थे। A.O. होम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। शिमला का संत कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, क्योंकि इस शिमला बहुत ज़्यादा पसंद था इनको, तो ये हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। WC बनर्जी ने किया था। और ये बताइए कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ? तो बम्बई। अगर हम बात करते हैं कि 1885 में उस समय गवर्नर कौन बैठल था, तो वो था डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। कौन? तो लॉर्ड डफरिन था। गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। हुआ था कहाँ? तो हुआ था बम्बई में। अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी किए थे। संस्थापक कौन थे? तो A.O. होम हुआ। ये बताइए हर्मिट ऑफ शिमला किनको कहा जाता है? तो A.O. होम को कहा जाता है। अगर यहीं हम बात करते दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1886 में। 1886 में किए थे कोलकाता में अधिवेशन। कांग्रेस का अध्यक्षता कोलकाता में किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि उस डच का नाम बताइए जो आधुनिक शिक्षा संवर्धन राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए हैं। तो राजा राम मोहन राय को मतलब मदद किए थे, तो किए थे डेविड हेयर ने किए थे। कौन किए थे? तो डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में मदद किए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय को मदद कौन किए थे? तो डेविड हेयर ने। ये बताइए कि राजा की उपाधि कौन दिए थे राजा राम मोहन राय को? तो दिए थे अकबर द्वितीय ने। कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिए थे। फिर बात करिएगा ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे? तो ब्राह्मण समाज का अगर बात करिएगा तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे 1828 में। राजा राम मोहन राय का अगर बात करिएगा तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज खोले थे। हिंदू कॉलेज खोले थे 1817 में हिंदू कॉलेज खोले थे। फिर आत्मीय सभा की भी स्थापना किए थे। आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। आत्मीय सभा का भी स्थापना किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे 1828 में। हिंदू कॉलेज 1817 में। और सती प्रथा को अंत करने में विलियम बेंटिक को भी सहायता किए थे। सती प्रथा को अंत करने में विलियम बेंटिक को भी सहायता किए थे। कब? तो 1829 में। 1829 में सती प्रथा को अंत करने के लिए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने में वाले विशिष्ट समुद्र जीव है? हम बताते हैं आपको कि वैसा कौन ऐसा संघ का जीव है जो मतलब कि हमेशा जल में ही रहता है, मतलब समुद्र में ही रहता है। तो वो है इकाई डोनमेटा का एक सदस्य है। कौन है? तो इकाई नोडमेटा संघ के सदस्य होता स्टार फिश।
कौन? तो स्टार फिश जो है ये जल में ही रहता है। कौन? तो स्टार फिश हमेशा जल में ही रहता है। इसीलिए पूछा है कि किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन मतलब पूरे जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव है? तो कौन है? तो इकाईडोनमेटा संघ के एक जीव होता है स्टार फिश। कौन सा होता है? तो स्टार फिश होता है। छोटे जीव जंतु जितना भी कीड़े मकोड़े जो आवेंगे वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जैसे बिच्छू हो गया, बिच्छू आ गया किस में? तो बिच्छू हो गया, जोंक आते बिच्छू हो गया, फिर छोटे चिट्टी हो गया तो चिट्टी हो गया, चिट्टी, ये सारा चल जाता है किसमें? तो आर्थ्रोपोडा में। अगर मोलस्का का बात करते हैं तो मोलस्का में देखे होंगे घोंघा हो गया, घोंघा, शिल्प देखे होंगे, शिल्प हो गया, शंख देखे होंगे, शंख जो बजाते हैं, तो शंख भी हो गया किसमें? तो मोलस्का में। किसमें जाएंगे? तो मोलस्का संघ में जाएंगे। अगर एक और पूछ लेता एनीलिडा, क्या पूछता है? तो एनीलिडा पूछता है। तो एनीलिडा संघ में कौन कौन आता है? तो एक आता है जोंक। कौन आता है? तो एक जोंक हो गया और एक होता है केचुआ। कौन सा होता है? तो केचुआ। याद रखेगा एनीलिडा संघ क्या है? जोंक और केचुआ। एनीलिडा संघ के कौन कौन है? तो कोंच और क्या बोलते हैं? जोंक और केचुआ होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित मतलब उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या। बोला है कि 1 वर्ष में मतलब उस वर्ष में मौजूद 1000 बच्चा का जो जन्म हुआ है या 1 वर्ष में कम आयु से मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात देता है, वही शिशु मृत्यु दर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध का अगर बात करिएगा तो हीराकुंड बांध है कहाँ? तो महानदी पर। कहाँ? तो महानदी पर हीराकुंड बांध। और कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? तो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा। कहाँ? तो उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। अगर गोदावरी का बात करते हैं तो गोदावरी निकलता है नासिक के त्रियंबक पठार से। नासिक के त्रियंबक पठार से। कहाँ से? तो नासिक के त्रियंबक पठार से। अगर गंगा की बात करते हैं तो निकलता है गंगोत्री। कहाँ से? तो उत्तराखंड से। गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से? तो उत्तराखंड से निकलता है। तो गंगा की बात करिएगा तो गंगोत्री। और गंगोत्री से निकलता है कहाँ से? तो उत्तराखंड से। अगर बात करिएगा कि इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में अगर बात करिएगा तो बांग्लादेश में इसको नाम जाना जाता है जमुना से। किससे? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। लेकिन ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। किसको? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र पर ही पाया जाता है माजुली डैम। माजुली पड़ता है और एक पड़ता है कहाँ? तो असम में। कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि उबंटू। कौन बोला है? तो उबंटू जो हुआ, उबंटू और मिंट और फेडरा। उबंटू, मिंट और फेडोरा। उबंटू कौन कौन है? तो उबंटू हो गया, फिर हो गया मिंट हो गया, फिर फेडोरा हो गया। इनमें से किसका संस्करण है? तो ये आता है लिनक्स का। ये 1 लाइनर में याद रखिएगा कि उबंटू हो गया, मिंट हो गया और फेडोरा हो गया। ये किसके संस्करण है? तो लिनक्स का संस्करण है। किसका? तो लिनक्स का संस्करण है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारतीय संसद के द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुआ? मतलब जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया था वो पारित हुआ था मई 2005 में आया था। मई 2005 में आया था और पारित हुआ था जून 2005 में। तो बोलता है भारतीय संसद के द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इससे राष्ट्रपति मंजूरी कब दिए थे? तो आया था, पारित हुआ था, मतलब आया था मई 2005 को और जून 2005 में क्या हो गया? तो पारित हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमको स्वतंत्रता मिलता है किसमें? तो आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 19 को 1 पढ़िएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, RTI फाइल करने की स्वतंत्रता, झंडा
घराने की स्वतंत्रता वो सारा दिया गया मेरा स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में। किस में है? तो आर्टिकल नंबर 19 में। अगर हम राष्ट्रपति का बात कर लेते हैं यहाँ, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति का पद के लिए आर्टिकल लगाते हैं कहाँ? तो 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। महाभियोग का बात करेगा तो महाभियोग हो गया 61 में। महाभियोग जो है, महाभियोग लाया कहाँ से गया है? महाभियोग लाया गया कहाँ से? यूएसए से। जबकि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से लाया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना एज होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटेन से लिया गया था, शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ जो दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। किनको? तो राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइज। मिनिमम सपोर्ट प्राइज होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइज होता है एमएसपी का। मिनिमम सपोर्ट प्राइज होता है एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइज। अगले प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, नेशन मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसे सामान्य राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, ये किससे है? तो राजनीतिक संघ से है। किससे जुड़ा हुआ है? तो राजनीतिक संघ से जुड़ा हुआ है। कौन सा? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस किससे जुड़ा हुआ है? तो राजनीतिक संघ से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ से गेम चलता है, कॉमनवेल्थ गेम चलता है। वो गेम को जो चला था, पहला खेल खेला गया था 1930 में, हैमिल्टन ने खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो हैमिल्टन में खेला गया था। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में। कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में खेला गया था। और 2026 में कहाँ खेला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 2026 में कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। 4 साल के बाद ये कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। ये पहला खेला गया था कहाँ? तो हैमिल्टन में। कहाँ? तो हैमिल्टन कनाडा में। और ये राष्ट्रमंडल होता है, जो एक नेशंस होता है, वो राजनीतिक संघ होता है। कौन सा? तो राजनीतिक संघ होता है। तो राजनीतिक संघ अलग हो गया और कॉमनवेल्थ गेम्स अलग हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि औद्योगिक प्रस्ताव 1956 किसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था? तो अगर हम औद्योगिक का बात करते हैं कि 1956 में, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्योग के कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो श्रेणी था कितना? तो 3। कितने श्रेणियों में था? तो 3 श्रेणियों में था। अगर हम यहाँ पंचवर्षीय योजना का बात करिएगा, तो पंचवर्षीय योजना आया था कब? तो 1951 में आया था। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 में आया था। और ये चला कहाँ तक? तो फर्स्ट चला था 1951 से 56 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आया था वो 1956 से चला था कहाँ तक? तो 61 तक। और तीसरे चला था 1961 से चला था कब तक? तो 61 से 66। और बीच में 66 से जो 1966 से 69 तक अवकाश था। 68 तक क्या था? अवकाश था। क्या था? अवकाश था। और फिर 68 से 69 से 74 तक चला था। अगर हम बात करते हैं कि पहला किस पर आधारित था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, और जोड़ दिया गया था कृषि पर। जोड़ दिया गया था किस पे? कृषि पर जोड़ दिया गया था। दूसरा था महालनोबिस। और महालनोबिस, और इसको जोड़ दिया गया था उद्योग पर। किस पर जोड़ दिया गया था? तो उद्योग पर जोड़ दिया गया था। तो वही पूछा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, तो उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 56 में। दूसरा पंचवर्षीय चला 56 से 61 में। तीसरा चला 61 से 66। चौथा है जो 66 से 68 अवकाश था। और 5वां चला था जो क्या बोलते हैं 69 से 74 चला था। और छठा भी इसी तरीक़ा से 5वां हो गया, छठा भी चलते आगे रहा। अगर हम बात करते हैं
कि राष्ट्रीय विकास परिषद का तो उच्च आया था राष्ट्रीय विकास परिषद का तो 1952 में। कब आया था? 1952 में। उसी समय एक आया था योजना आयोग आया था। योजना आयोग का बात करेंगे तो ये आया था 1950 में। कब आया था? 1950। और यही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल गया। किस में बदल गया? तो नीति आयोग में बदल गया, नीति आयोग में। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा कि समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है। आपको हम बताते हैं कि समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए। तो देखिए परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इस समस्थानिक हो गया। एक होता है समभारिक। क्या होता है? तो समभारिक होता है। और समभारिक बोलता है कि द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए और परमाणु संख्या भिन्न होना चाहिए। परमाणु संख्या जो है वो क्या होना चाहिए? तो भिन्न होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न होना चाहिए, समभारिक कहलाता है। एक होता है न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो से इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि समान परमाणु क्रमांक किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उसे हम क्या कहते हैं? तो समस्थानिक शब्द कहते हैं। कौन सा? तो समस्थानिक शब्द बोलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा 66 में बोला गया है, 66 में कहा गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान, कौन सा विमान? तो राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? तो राफेल विमान खरीदा गया था फ्रांस से। कहाँ से खरीदा गया था? तो राफेल फ्रांस से खरीदा गया था। और पहला बार लाया गया था, पहली बार 5 राफेल लाया गया था। और कहाँ उतारा गया था? तो उतारा गया था, पहली बार जो उतारा गया था अंबाला एयरफोर्स पर। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा था। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा था। तो पूछेगा कि बताइए भारतीय रक्षा मंत्रालय जब लाया था राफेल तो पहली बार कितने राफेल लाए थे? तो 5। कहाँ उतरा था? तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा था, एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा था। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा कि भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उनके समावेशन वर्ष में गलत चुनना है। मतलब यूनेस्को के हेरिटेज में जो शामिल हुआ है इसमें कौन ऐसा है जो ईस्वी जो दिया हुआ है वो गलत दिया गया है। तो ये पता आपको चल रहा है कि सांची स्तूप का गलत दिया है। सांची स्तूप का अगर बात करिएगा तो सांची स्तूप जो जुड़ा था वो जुड़ा था 1989 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? तो 1989 में। और कहाँ पड़ता है? तो MP में पड़ता है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अगर फतेहपुर सीकरी का बात करेगा तो 1986 राइट आंसर है। आगरा किला जुड़ा था उत्तर प्रदेश में 1983 में। लाल किला 2007 में जुड़ा था, लाल किला 2007 में जुड़ा था। सांची स्तूप जुड़ा था 1989 में। सांची स्तूप कब जुड़ा था? तो 1989 में जुड़ा था। अगर हम यही बात करते हैं कि यूनेस्को का, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर का अगर बात करिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा तो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। और इसमें मेंबर का बात करिएगा तो मेंबर इसमें टोटल है 193। कितने मेंबर है? तो 193। और स्थापना का अगर बात करिएगा, एक सेकंड, अगर इसमें स्थापना का अगर बात करिएगा, ये बताइए हम क्या बताएं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? तो हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क में, हेडक्वार्टर इसका हो गया पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का, एक सेकंड, देखिएगा हम बताएं यूनेस्को का, तो यूनेस्को का हो गया कहाँ? तो पेरिस फ्रांस में हो गया। इसी का बात करिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में। स्थापना हुआ था तो 4 नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था। अगर हम इसी में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस हो गया। टोटल मेंबर का बात करेगा तो टोटल मेंबर 193। टोटल मेंबर कितना है? तो 193। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो सांची का हुआ था 1989 में यूनेस्को के में शामिल हुआ था। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन से भू प्रेक्षण उपग्रह है? कौन सा भू प्रेक्षण उपग्रह है? तो वह सरल। कौन सा है? तो सरल है जो भू प्रेक्षण है। कौन सा? तो सरल है जो भू प्रेक्षण है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए मानव के शरीर में 29 हड्डियां होती है, तो इनमें से कौन सी वर्गीकरण सही है? तो अगर 29 हड्डी का बात करिएगा तो कपाल में 8 गो होता है,
चेहरा में 14 गो होता है और कान में 6 गो होता है और कंठ में 1 गो होता है। तो टोटल जोड़िएगा तो कितना हड्डी हो गया, तो 29 हड्डी होता है। तो पूछेगा कि बताइए कपाल में कितना, माथा को ही हम कपाल बोलते हैं, तो कपाल में 8 गो, चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो और कंठ में होता है तो 1 हड्डी होता है, कंठ में 1 हड्डी होता है। तो टोटल कितनी हड्डी हो गया, तो टोटल 29 हड्डी हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन का उदाहरण कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन पड़ता है वो मैंग्रोव वन में आता है। किस वन में आता है, तो मैंग्रोव वन में आता है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन का एक उदाहरण किसका है, तो मैंग्रोव वन का है, मैंग्रोव वन का है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है जो भारत में पाया जाता है, जो देखिएगा कि साले साल पत्ती गिराते रहता है, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जो भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ, तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पड़ता है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन का एक उदाहरण कौन सा है, तो मैंग्रोव वन है। कौन सा, तो मैंग्रोव वन है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न है जो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। बोला कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है, तो वो होता है त्रिज्यीय। कौन होता है, तो त्रिज्यीय कौन होता है, तो त्रिज्यीय है जो संरचना है जो जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है, जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। इस शिफ्ट में इतने ही प्रश्न था, 85 तक। आगे मैथ रीजनिंग है। दोस्तों अगर इस सेशन आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दें। और इस सेशन को देखने के लिए आपको धन्यवाद।